लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो मैंडेटरी नेसेसरी प्रोसेसेस हैं जिनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहना जरूरी है। अगर ये प्रोसेसेस चलती हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग माना जाएगा, अन्यथा उसको हम डेड बोलते हैं। The processes that are necessary for life to continue. जीवन के लिए ये प्रोसेसेस जरूरी हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी हैं वो हम समझने वाले हैं। फॉर द रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ये प्रोसेसेस का लाइफ प्रोसेसेस का चलते रहना इसलिए जरूरी है ताकि ये मेंटेन कर सके और रिपेयर कर सके जो हमारे अंदर वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। हम जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से मिलकर बना होता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं लेकिन उनमें पूरी तरह से लाइफ चलती है। इसीलिए हमको सेल को हम बोलते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेगी तो इसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। उस एनर्जी को बाहर से लेना जरूरी होता है और बाहर से एनर्जी लाने के लिए जो प्रोसेसेस चलती हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके सेल बनता है और सेल से मिलके जो बनी होती है वो लिविंग होती है, जिसमें प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बीइंग आते हैं। अब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ढेर सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन हो गया, राइट। हमारी एलिमेंट्री कैनाल दूसरा ऑर्गन हो गया और हमारे शरीर में कई ऑर्गन मिलेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे और कई ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक पूरा शरीर बन जाता है, राइट। अब जैसे मैंने बताया कि जो सेल है वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेंगी तो उनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। अब उस एनर्जी को हमको बाहर से सप्लाई करना होता है। अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। उसके लिए मेजरली 3 ऐसे होते हैं लाइफ प्रोसेसेस जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें से एक एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने के काम आता है। यह भी जरूरी है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो शरीर में पॉइजन क्रिएट हो जाएगा और इसकी वजह से भी डेड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो देखो, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, राइट। हम खाना खाते हैं, फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन की प्रोसेस जब होती है तो हम जैसे ग्लूकोज हमने बना दिया, यानी एक कॉम्प्लेक्स फूड को हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल प्रोडक्ट में, राइट। तो डाइजेशन का मेन एम होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दे, जैसे ग्लूकोज में, करेक्ट। उसके बाद एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारा शरीर बहुत सी सेल से मिलकर बना होता है। हर सेल को खाना पहुंचना जरूरी है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर चैनल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। यह काम हमारा करता है हार्ट और उससे जुड़ी नलियां। तो जो खाना हमने डाइजेस्ट किया जैसे ग्लूकोज, उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम हर सेल में पहुंचा दें। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन गैस रिस्पिरेशन की प्रोसेस के जरिए से उस सेल में ऑक्सीजन गैस भी पहुंची होती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और अब यहां पर एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी जो हमारी सेल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते करते थक गई थी उस एनर्जी को लेगी और फिर से वो उसी तरह से सेल चलनी शुरू हो जाएगी। यानी द रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, करेक्ट। इसके बारे में मैंने बता ही दिया। यानी 3 का काम है एनर्जी का प्रोडक्शन में हेल्प करना और एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बच्चों, हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट।
न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड लेते हैं और उससे न्यूट्रिएंट हम प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी नहीं मिलती। अब ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। हमने खाना खाया, कॉम्प्लेक्स फूड, उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने तोड़ दिया जिससे ग्लूकोज में। ग्लूकोज से हमको अभी एनर्जी नहीं मिली है, वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर हमारी सेल में जाएगा। सेल में रिस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन रहेगी, तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो एनर्जी यहां पर निकलती है। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जब हम खाना खाते हैं, जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी हमको मिलती नहीं है। एक बार सिंपल प्रोडक्ट हमको मिल गया जैसे ग्लूकोज, वो ग्लूकोज सेल के पास जाएगा, सेल में ऑक्सीजन की रिएक्शन इस ग्लूकोज के साथ होगी, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। यानी ये तीनों लाइफ प्रोसेसेस जरूरी होते हैं लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, करेक्ट। अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खाना लेने का अलग अलग मेथड होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंगल सेल के हैं, वो अपने बॉडी सरफेस से ही फूड ले लेते हैं, राइट। लेकिन जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग, हमारे अंदर तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक प्रॉपर सिस्टम है कि हम खाना खाएंगे तो डाइजेशन इस तरह से होगा, करेक्ट है। तो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखने वाले, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स, इसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए। अब इसमें हो सकता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में ये ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर सरवाइव करते हैं, जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल है, ये दूसरे के ऊपर सरवाइव, आर्किड्स जैसे लाइस, जैसे लीच जोक होती है, जैसे मॉस्किटो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है और वहां से ब्लड निकाल लेता है, राइट, वहां हमारे ऊपर वो सरवाइव कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो सरवाइव करता है वो पैरासाइट होता है, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सैप्रोफिटिक जो डेड पे होता है, जैसे ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये क्या है, ये फंजाई है, ये डेड के ऊपर ग्रो करता है और कुछ केमिकल छोड़ता है, उस केमिकल के थ्रू बाहर ही शरीर, फंजाई अपने शरीर के बाहर उसको गला देगा, गलाने के बाद वो अपने अंदर लेगा। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये फंजाई का होता है, राइट। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना यूनिक है, वो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर ही गला देंगे और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिम्बायोटिक में बच्चों हेल्प ईच अदर, जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि ये हरा होता है, और फंजाई इसको न्यूट्रिएंट्स देता है, तो एक दूसरे की हेल्प से ये जिंदा रहते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी इसको हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अमीबा के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे अमीबा है, तो अमीबा के बारे में चित्र भी दिया गया, इसलिए बनाना जरूरी था। जैसे ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, तो अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, ये फूड पार्टिकल है, यहां पे आया तो अमीबा इस तरह से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, झूठा पैर। उसके बाद इसको घेर लेता है, तो घेरने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है तो उसको तो ले लेता है, बाकी ये शरीर के बाहर निकाल देता है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो कितना डिफरेंट है। इसी तरह से पैरामीशियम में होता है, राइट। पैरामीशियम में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए एक फिक्स पॉइंट होता है, वहां पे वो पार्टिकल जाता है और उसके बाद डाइजेशन होता है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म है, हर किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक जो खुद फूड बनाते हैं, एक हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे के बनाए हुए फूड पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे क्लोरोफिल की जरूरत होती है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है।
अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी हम स्पेशली बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं, और ये जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, पानी जरूरी होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, जिससे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस ये निकालना नहीं चाहते थे, ये निकल जाती है इस रिएक्शन के दौरान, इसलिए इसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, और वाटर ऑब्वियसली बनता है। तो कई बार रिएक्शन तुमको ऐसे दिखेगी, यहाँ पे 12H2 है, 6H2 है, तो 6H2 इधर नहीं लिखा होता, सिर्फ 6H2 इधर लिखा होता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा प्रॉपर तो यही है, फिलहाल ये भी पुरानी बुक में लिखा हुआ था, अभी तो चेंज कर दिया गया। एनीवेज, तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे बोलोगे? द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। यहां भी बच्चों है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है। जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे, जैसे ये पत्ती है और ये वाला सरफेस सूर्य की तरफ है, राइट, तो और इधर वाला सरफेस नीचे, तो ये नीचे के सरफेस में जहां पे पत्तियां ऐसे उभरी होती हैं, यहाँ पे मिड रिब होती है, उभरी सी होती है, राइट, उसको डॉर्सल पोर्शन बोलते हैं। डॉर्सल पोर्शन पे यानी नीचे वाले पोर्शन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहां पे मैंने एक पत्ती बनाई, उसका थोड़ा सा सेक्शन काटा है। तो पत्ती के सेक्शन को अगर हम काटते हैं तो हमको कुछ इस तरह से दिखता है। पहले एक चमकीला सा पार्ट ऊपर वाला, ये वाला, जिसको वैक्स होता है, क्यूटिकल बोलते हैं, उसके नीचे हमको मिलता है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। यहां पे क्लोरोफिल की सेल होती है, जहां पे ये क्लोरोफिल हमको पाया जाता है। यहां पे छोटा छोटा ये ऐसे डॉट लाइक है, ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होते हैं प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। ये आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो वहां पढ़ा होगा। सेल ये छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है, और यहां पर ये गार्ड सेल्स होती है, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। एक स्टोमेटा का अगर चित्र देखें तो कुछ इस तरह से बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ये ओपन स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटा तब होता है जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगी, टर्जिट कर जाएगी, तो ये स्टोमेटा इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब क्लोज होगा स्टोमेटा तो ये पूरी तरह से एग्जैक्टली नहीं क्लोज होता है, थोड़ा सा उसमें छेद जरूर रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लोज्ड स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा समझ गए। स्टोमेटा पत्ती के नीचे वाले हिस्से में होता है। तो क्या स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड जाती है? नहीं, स्टेम्स भी जाती है, और पौधे के और भी कई हिस्से से, लेकिन मेजर पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री करता है पौधों के अंदर, वो स्टोमेटा के थ्रू जाता है, ठीक है। स्टोमेटा आप समझ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जाती है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर पहुंचती है, वहां पे होता है क्लोरोफिल, करेक्ट। वाटर जाइलम से वाटर और मिनरल जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सॉइल से होते 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 पत्तियों तक पहुंचता है। तो जाइलम का काम है पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो पानी यहां से पहुंचता है सॉइल से। अब ये दोनों चीजें पत्तियों में पहुंच गई हैं। क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब करने के बाद हमको फूड या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस इसीलिए बोलते हैं हरे पौधे लगाओ, क्योंकि हरे पौधों से ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। ये 3 स्टेप में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल सबसे पहली प्रोसेस होती है कि जो पौधे होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? क्लोरोफिल। पौधों में, पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पहला होता है।
उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। अब इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, आप चाहो तो वहां पे जाकर चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए ये समझो कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे एटीपी का नाम आपने सुना होगा, ये एनर्जी करेंसी, इसी फॉर्म में एनर्जी पौधों के अंदर होती है। तो इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म, राइट। तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ये एब्जॉर्ब करते बनाते हैं एटीपी, और इसी दौरान वाटर टूटता है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वहीं वाटर से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। डन। उसके बाद रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 3 स्टेप में होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, और जो लाइट है उसका 2 काम और होता है, एक तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, और दूसरा वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देना। उसके बाद जो हाइड्रोजन मिली है बच्चों ना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगी तो क्या होगा, रिडक्शन, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज में हो जाता है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। अब अगर हमको ये प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, चलो पहले ये प्रूफ करते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, राइट। तो एक ऐसी लीफ ले, वेरिएगेटेड लीफ, जिसमें कहीं पे हरा होता है, कहीं चकत्तेदार होता है, जैसे मनी प्लांट में, ठीक है। उसको लिया आपने, उसको ले जाके डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दो, जिससे जितना भी स्टार्च बना होगा वो सारा का सारा स्टार्च वहां पे कंज्यूम कर देगा प्लांट। अब उस प्लांट को बाहर लेके आओ, 6 घंटे तक रख दो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब उसमें से एक पत्ती 3 दिन वहां रखने के बाद एक पत्ती वहां से तोड़ो 6 घंटे के बाद, उसको पानी में बॉयल कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर अल्कोहल में बॉयल कर दो। अल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं, ताकि जो क्लोरोफिल का कलर है वो खत्म हो जाए, ठीक। अब इस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालो, आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे तो आप देखोगे यहां 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 ये वाला हिस्सा ब्लू हो गया, यानी यहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल था, बाकी वाला हिस्सा सफेद था पूरा, तो वहां क्लोरोफिल नहीं था। इसलिए ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। डन। अब दूसरा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो चलो ये चेक कर लेते हैं। देखो सारी प्रोसेस ऐसे करो, दो ऐसे प्लांट्स ले लो, इनको ले जाके 3 दिनों के लिए किसी डार्क रूम में बंद कर दो, यानी लाइट नहीं जब मिलेगी इनको तो फोटोसिंथेसिस इनकी बंद हो जाएगी। जो इनके अंदर स्टार्च होगा, यानी स्टोर्ड फूड, देखो पौधों में जो स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे अंदर जो लीवर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, स्टोर हो जाता है, जरूरत पड़ने पे वो थोड़ा थोड़ा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। पौधों के अंदर स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज रहता है, ठीक है। तो हमने 3 दिन तक इसको डार्क रूम में रख दिया, तो जितना स्टार्च है जो इसने कंज्यूम कर लिया, लाके फिर हमने इसको जहां पे रोशनी है अच्छे से रख दिया, इसको बेलजार से ढक दिया। बेलजार से ढक देंगे तो रोशनी तो इसको मिलेगी और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, करेक्ट। इसमें लाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, राइट, CO2 भी है, H2O भी है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल है, सब कुछ है। यहां पे सिर्फ हमने एक चीज एक्स्ट्रा KOH रख दिया। KOH का काम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड हमने एब्सेंट कर दी। 6 घंटे तक रखा, 6 घंटे के बाद हमने एक पत्ती तोड़ी, उस पत्ती पे टेस्ट किया, सब इसी तरह से पूरा टेस्ट किया, वाटर में बॉयल किया, अल्कोहल डाला, आयोडीन जब डाला हमने तो हमने देखा यहां पे ब्लू कलर नहीं मिला, जबकि इसमें ब्लू कलर मिला। क्यों यहां ब्लू कलर नहीं मिला, क्योंकि हमने CO2 एब्सेंट कर दी। इससे पता चला कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी बुक में दिए गए हैं, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों ये तो न्यूट्रिशन हुआ प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम खाना लेते हैं, मुंह से खाते हैं, मुंह के अंदर जाएगा तो पहला एंजाइम निकलता है। एंजाइम बच्चों बायोकैटालिस्ट होते हैं जो
रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। खाना जो बहुत देर में पचता है, एंजाइम की हेल्प से वही खाना बड़ी तेजी से पच जाता है। तो पहला एंजाइम निकलता है सेलेब्री अमाइलेज, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, इसका नाम है टाइलिन। उसके बाद हमारा फूड आगे बढ़ता है और एसोफेगस में आता है। एसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलना शुरू हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है पूरी इंटायर गट में, यहां से यहां पूरी हर जगह, जिससे फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज फाउंड इन इंटायर गट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने सिर्फ लिखे हुए यहां पे। तो एसोफेगस हो गया। एसोफेगस के बाद हमारा जो फूड आता है वो स्टमक में आता है। ठीक है, स्टमक में तीन चीजें निकलती, पहले म्यूकस निकलता है जो इसकी वॉल के चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। उसके बाद HCl निकलता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl एसिड है, ये वॉल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो पहले म्यूकस निकलता है फिर HCl निकलता है। HCl का काम है जो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है, कई बार हमको एसिडिटी हो जाती है, क्यों? ये एसिड ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो एसिडिटी हो जाएगी। करेक्ट, ओके। यहां पे स्फिंक्टर लगा होता है, थोड़ा थोड़ा फूड। अब ये जो यू शेप की है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में पहुंचता है। अब ड्यूडेनम में यानी छोटी आंत में पहुंच जाता है। यहां पे लीवर से बाइल सॉल्ट और बाइल जूस आके मिलता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट और बाइल जूस स्पेशली इसका काम है लिपिड को पचाना, ऑयल से बनी हुई चीजों को पचाना। अब यहीं पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, यहां से लाइपेज एंजाइम निकलता है जो लिपिड को पचाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है जो बाकी की प्रोटीन है उसको पचा देता है। इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है, यही इंसुलिन हार्मोन है जिसकी कमी हो जाने से डायबिटीज का रोग हो जाता है। राइट, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। ठीक, तो वो कहां से निकलता है? वो निकलता है पैंक्रियाज से। अब यहां पे जो लिपिड आया, लिपिड के साथ बाइल सॉल्ट, बाइल जूस मिल जाएगा, तो लिपिड के या ऑयल के बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे। इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ लार्ज ऑयल मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, लिपिड का भी डाइजेशन हो गया। राइट, तो ये फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड होते होते लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन में जाता है। यहां पे तो उनको दिखेगा अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं होती है, कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेन होता है। राइट, ये अपेंडिक्स स्पेशली सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे गोट है तो बकरी में ये अपेंडिक्स प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि जब हम कोई पौधे वाली चीजें खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। हमको उतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन के तरह हमारे शरीर में होता है। अब यहाँ से फूड होता होता ये बनेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों स्पेशली इसका काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन। अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, रेक्टम में पहुंचता है और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है। बच्चों कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसके लिए स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ा देता है, जिससे बड़ी आसानी से ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। अब ब्लड स्ट्रीम से ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहां पहुंचेगा? सेल में पहुंचेगा। राइट, जैसा मैंने शुरू में बताया था। ओके, अब बच्चों अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाती है, सिंपलर इसका फॉर्म प्रोटीन का अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनी होती है। लिपिड रहेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये टूट जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन की न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे रिस्पिरेशन के बारे में और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे
एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। पहला फिजिकल रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रीदिंग इंक्लूड होती है, यानी हवा का अंदर लेना शरीर के और हवा का बाहर निकालना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। दूसरा पार्ट है रेस्पिरेशन का सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है ये रेस्पिरेशन सेल में होता है, जिसकी मेन रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रेस्पिरेशन के बारे में। इस पृथ्वी पे बहुत से एनिमल हैं, हर एनिमल का ब्रीदिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे फिश है, फिश जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको गिल्स में पहले पास करती है, गिल्स में ब्लड कैपिलरीज होती है, वहां से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है फिश अपने शरीर के अंदर ले लेती है। जो फिश होती है वो मुंह को जितना तेज खोलेगी उतना तेज वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। अब फिश को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाती, इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। जितना तेज मुंह खोलेगी उतना तेज गिल्स के पास पानी जाएगा और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। इसके बाद हमको पढ़ना है ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है। सबसे पहले सामने का दो नॉस्ट्रिल आता है, उसके बाद एयर यहां से गुजरती है, अंदर फाइन हेयर्स होते हैं। अगर मान लो कोई जर्म्स या बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं तो उसको रोकने के काम आता है। म्यूकस भी होता है, तो कोई चीज ऐसी है जो अंदर नहीं जानी चाहिए तो उसको चिपका लेता है। उसके बाद यहां से एयर होते होते यहां पे क्रॉस होती है, यानी जो हम फूड खाते हैं वो इस पाइप में जाता है, पीछे की पाइप में, और ये सामने जो हमारे होता है ये विंड पाइप होता है। सामने विंड पाइप है, पीछे फूड पाइप होती है, और जहां पे दोनों मिलते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं फेरिंक्स। उसके बाद हवा यहां से होते हुए यहां पे आती है। यहां पे बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, इस छेद को बोलते हैं ग्लॉटिस। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर फ्लैप लाइक होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसके ऊपर ढक जाएगा, तो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उस दौरान खाना अगर यहां पर आता भी है तो फिसल के फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अब बच्चों एपिग्लॉटिस से नीचे आप जाएंगे तो वॉइस बॉक्स मिलेगा, या जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, यहां से आवाज निकलती है। और यहां पे देखो उठा उठा पोर्शन है, इसको एडम्स एपल बोलते हैं। नीचे आप जाओगे तो ऐसे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, लगी होती हैं यहां पे ये, और ये ट्रैकिया का पार्ट होता है। तो कार्टिलेजिनस जो सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये इसलिए जरूरी हैं ताकि जो ये हमारी विंड पाइप है ये कोलैप्स नहीं कर जाए, फ्यूज न कर जाए, चिपक न जाए। ये कार्टिलेजिनस रिंग इसको पकड़ के रखती हैं, तो ये चिपकता, अगर चिपक जाएगा तो समस्या हो जाएगी, करेक्ट ना। तो हवा कैसे हम लेंगे, तो इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग जो सी शेप की होती है, पूरे पार्ट में नहीं होती, ये सामने होती है, पीछे अगर ऐसा आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा पीछे ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये विंड पाइप या ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर दो लंग्स हैं, राइट। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन करती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब ये डिवीजन होते होते लास्ट में जाके एक छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा लंग्स में होते हैं उसमें जाके खुल जाती है। और ये एल्विलाई जो होती है ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। बहुत छोटे पार्ट में हमारा लंग्स होता है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी एल्विलाइज पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एल्विलाई का क्या फंक्शन है तो आप बोलोगे इंक्रीज करता है ये सरफेस एरिया का, जिससे से ज्यादा हम एयर को वहां पर रख सकते हैं। और ये है बच्चों डायफ्राम। डायफ्राम अब यहां पे पूरी हमारी रिब्स वगैरह होती है, यानी हमारा ऊपर का पोर्शन, राइट, नीचे एब्डोमिनल पोर्शन होता है, ऊपर थोरैसिक पोर्शन होता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर में ये बंद होता है, और यहां पे हमारा हार्ट होता है। अब जैसे हम हवा अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम जो इस तरह से डोम शेप का है, वो डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा का यहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी जो वॉल्यूम है ये थोरैसिक पार्ट के, यहां पर मैंने लिखा है इनहेलेशन के प्रोसेस में जब हवा अंदर लेते हो जो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, ये ऊपर की जो कैविटी है उसका बढ़ जाता है, तो हवा अंदर आ जाती है। जनरली ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो
वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन हमारे अंदर होती है, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन उसका भी निकलना जरूरी है। जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल की प्रोसेस में ये डायफ्राम फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का घट जाएगा और हवा बाहर निकल जाएगा। तो ये फिजिकल रेस्पिरेशन में इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज को क्या कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है, राइट, इस तरह से। अब बच्चों, जब हमने एक बार फिजिकल रेस्पिरेशन कर ली, हमारे अंदर हवा आ गई, अब हम कितना फोर्सफुल, अगर हवा सोचे हम सारी की सारी लंग से निकाल दें तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। रेजिडुअल एयर, रेजिडुअल एयर, ये एयर की मात्रा वो है जो आप कितना भी फोर्सफुल एक्सेलेशन कर दें, हवा निकाल दें, वो बची ही रहेगी, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि हमारे शरीर को कंटिन्यूअसली एयर की सप्लाई चाहिए होती है। तो वो रेजिडुअल एयर हमेशा रहती है, आप चाहे जितना फोर्सफुल एक्सेलेशन कर दें, करेक्ट। तो एक बार हवा हमने ले ली, अब यहां पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती है एल्विलाइज के पास। उस एल्विलाई में ये जो एयर होगी, जैसे ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज कर जाएगी और यहां से होते होते ये हार्ट में पहुंचेगी, यानी ट्रांसपोर्ट होगी। हार्ट फिर इस ऑक्सीजन को जगह जगह पूरे शरीर में, हर सेल में पहुंचा देता है। किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बांध लेता है और तेजी के साथ इसको पहुंचाता है सेल के पास। तो ये तो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल फिजिकल रेस्पिरेशन में आपको ये पढ़ना था। अब जो बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, ग्लूकोज डाइजेशन के थ्रू सेल में पहुंच जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हम रिस्पिरेशन, फिजिकल रिस्पिरेशन के थ्रू रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन यानी हार्ट और हार्ट की नलियों के द्वारा ये भी सेल में पहुंच जाता है। तो ये ग्लूकोज हुआ, ऑक्सीजन की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को तुरंत हमारी बॉडी के द्वारा एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जब जब जरूरत होती है ये एटीपी एडीपी में बदल जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी निकलती है और उसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये मेन प्रोसेस है, राइट। और ये जो प्रोसेस होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारे बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस हम बोलते हैं क्योंकि यहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब बच्चों बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको जरूरत ही नहीं होती एयर की, तो ऐसे रिस्पिरेशन को एनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, और जिनको जरूरत होती है उसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो बच्चों ये ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। पहले ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है पायरुवेट के, और एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। तो 3 का 1 6 हो गया, 6 कार्बन, राइट। ये प्रोसेस जो होती है ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलने की साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। अब देखो ये जो पायरुवेट होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ईस्ट में होता है, ईस्ट आप जानते हो एक फंजाई है, राइट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एथिल अल्कोहल बनता है, इसको बच्चों बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये 2 कार्बन का होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होती है। अगर ऑक्सीजन तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसे रिस्पिरेशन को एरोबिक ही बोलेंगे। लेकिन ये प्रोसेस कहां होती है? ये हमारी मसल्स में होती है। जैसे मसल्स अगर बहुत तेजी से आप ऐसे करते रहो तो एक टाइम पे यहां पे ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, राइट। तो ये क्रैम्प करने लगता है। वो किस लिए? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है लेकिन कम मात्रा में, इससे तो ज्यादा ही होती है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये चार्ट यहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरोबिक, इसमें तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है और ये वाली प्रोसेस होती है। इसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, इसमें मैक्सिमम, इससे उसको कम, सबसे कम इसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने यहां पर देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरह से वर्क हमारे शरीर में करती है। अभी ऑक्सीजन
पहुंच गई है सेल में, वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो गया और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हमारा हार्ट आता है और हार्ट से जुड़ी हुई नलियां आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक दूसरे से दूर भी होती है और जो बॉडी होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की वो बड़ी भी होती है। तो हर एक सेल को फूड पहुंचना जरूरी है, ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, ताकि रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके और एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को मिल सके। तो उसके लिए होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड नलियों के अंदर बहता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। ब्लड बना होता है, प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड कार्पस्कल्स जो कि 45% होती है। ब्लड कार्पस्कल्स में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन की बनी होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन इससे बाइंड हो जाती है और जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू बहुत स्लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, उसको आरबीसी अपने अंदर बाइंड करके ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से बहुत तेजी से पहुंचा देता है। डब्ल्यूबीसी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कोई जर्म है हमारे शरीर को अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी उसको अटैक करती है और उस जर्म को किल कर देती है, यानी इम्यूनिटी का काम डब्ल्यूबीसी का है। उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से क्लॉटिंग होती है, जैसे हमारे शरीर के किसी हिस्से में अगर कट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होने लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। वो किस वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर किसी का ऑपरेशन होना है, राइट, कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन होना है, तो प्लेटलेट्स काउंट सफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं रहेगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब ये ब्लड फ्लो करता है नलियों के अंदर और हार्ट के अंदर, तो हम अब समझेंगे हार्ट के बारे में। देखो, मैमेलियन हार्ट जो होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का हार्ट और मैमल्स जितने होते हैं उनका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड का। यहां पे मैंने ह्यूमन हार्ट बनाया 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब 4 चैम्बर्ड ही होते हैं। जैसे फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें 2 ही चैम्बर होता है। और एम्फीबिया जैसे फ्रॉग, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। बच्चों ये देखो, यहां पे एक ये पार्ट है, 1 चैम्बर है, इसको हम लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं। सही है। ये वाला हिस्सा जो नीचे है इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये बीच में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो बढ़ता है एक दूसरे से, या ये वाला पार्ट बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम के थ्रू ये 4 पार्ट में बढ़ जाता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो 4 पार्ट हो गए। यहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहां पे देख रहे होगे, ये थोड़ी सी गैप है, यहां पे वॉल्व लगा होता है जिसको हम माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। यहां पर भी वॉल्व लगा होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। यहां पे जो ये नली जा रही है इसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, यानी चांद, आधा चांद के आकार का यहां वॉल्व लगा होता है, और इसी तरह से यहां पर भी वॉल्व लगा होता है। इसका क्या फंक्शन है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। ठीक है, तो एक नली यहां से निकलती है और इस तरह से जाती है, एक नली यहां से निकलती है, इस तरह से जाती है। इस नली को जो यहां राइट वेंट्रिकल से होके जाती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां पे हमको आर्टरी और वेन के डिफरेंस के बारे में समझना जरूरी है। वो सारी नलियां जो हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती है, हार्ट के बाहर ले जाती है, आर्टरी होती है। वो सारी नलियां जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है, पंप करती हैं हार्ट के अंदर, उसको हम वेन बोलते हैं। अब देखो, ये हार्ट से बाहर ब्लड लेके जा रही है तो उसको हमने आर्टरी बोला, ये हार्ट के अंदर ब्लड लाएगी तो इसको हमने वेन बोला। ठीक है। अब बच्चों, आर्टरी जो होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, इसमें ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो करता है। ठीक है। वेन जो होती है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं करता है। इसमें वॉल्व बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक वॉल्व यहां, यहां, यहां,
तो एक बार ब्लड आगे आ गया तो पीछे नहीं जा सकता, वो वॉल बंद हो जाता है। तो बहुत ज्यादा फ्लो से ब्लड वेन में फ्लो भी नहीं होता। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg ऊपर का प्रेशर होता है, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वो प्रेशर, ऑरिकल जब रिलैक्स करती है ऑरिकल प्रेशर है, mmHg ये ऊपर का प्रेशर है और ये नीचे का प्रेशर है। तो तुमको याद रखना 120 mmHg ऊपर का प्रेशर और 80 mmHg नीचे का प्रेशर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपने यहां पर समझ लिया। अब ब्लड किस तरह से फ्लो करता है अगर हम ये समझ जाएं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, ये है सुपीरियर वेना कावा। ये ब्लड हमारे शरीर के, अब हार्ट तो यहां पे है राइट, इसके शरीर के ऊपर हिस्से से जो ब्लड आता है ये सुपीरियर वेना कावा से होके आता है। अब ये ब्लड ये हार्ट के अंदर गया तो इसीलिए इसको हमने वेन बोला। हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा तो वेन होगी, हार्ट से दूर ब्लड लेके जाएगा तो वो आर्टरी होगी। अब यहां से इन शरीर के निचले हिस्से से ये ब्लड आया, यहां पे पहुंच गया, कहां पे, राइट एट्रियम में। तो ये ब्लड अंदर ला रही है तो हमने इसको वेन बोला। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड यहां से होता हुआ इस राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक वॉल्व लगी होती है, तो वॉल्व जब यहां पे ये स्क्वीज करेगा तो वॉल्व के जरिए ब्लड नीचे आ जाएगा, राइट। जब ये बंद होता है तो यहां पे एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब की, LABB, ये साउंड आती है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, चेक करते हैं, वो साउंड, इस साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहली साउंड आती है जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद जब ये स्क्वीज करेगा, ये दबेगा तो ब्लड यहां से होता हुआ अब हार्ट से दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये आर्टरी होगी, राइट। आर्टरी में ध्यान देना, आर्टरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है नॉर्मली। जब आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन देखो हाई O2 होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड। अगर ज्यादा CO2 की मात्रा होगी या O2 की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब बच्चों यहां पे ये गया, उसके बाद आर्टरी है, आर्टरी के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी है तो हमारे पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड, तो ये लंग्स में जाती है, लंग्स में ऑक्सीजन लेती है, राइट। ऑक्सीजन लेके फिर ये ब्लड यहां से यूं एंट्री करता है। अब तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि ये जो पल्मोनरी ये वाली जो वेन है ये अंदर जो आ रही है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है क्योंकि ये लंग से आ रही है। अब ये एंट्री ब्लड की यहां से होती है, यहां पे पहुंच गया, यहां पे स्क्वीज करके ब्लड इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जब स्क्वीज करेगा, ये स्क्वीज करेगा मतलब ये ऐसे सिकुड़ेगा तो ब्लड यहां से होता हुआ यूं होके ऐसे करके एओर्टा इसको बोलते हैं, आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर के पार्ट में, नीचे के पार्ट में पहुंचता है। तो सर्कुलेशन देख रहे होगे, ये यहां से आया, यहां पे गया, यहां पे लंग्स में वही ब्लड फिर से आके यहां पे आया, इस तरह से जो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार ये आया फिर लंग्स में गया, लंग्स से वही ब्लड फिर से यहां पे आया, तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के हार्ट में होता है। ब्लड गोज ट्वाइस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइकिल में एक ही ब्लड 2 बार हार्ट में जाता है, एक बार इधर और एक बार इधर, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसमें सारी चीजें समझ गए हैं। अब यहां पे एक है लिम्फ। लिम्फ क्या है ये समझते हैं। लेट्स से कि ये आर्टरी है, आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके आती है, तो एक छोटा सा हार्ट बना तो यहां से ये ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आर्टरी क्योंकि
आर्टरी हार्ट से ब्लड बॉडी में लेके जाती है। अब यहां पे ये छोटे छोटे ऐसे ट्यूब में ऐसे डिवाइड हो जाती है और उसके बाद ये फिर से कनेक्ट होके यहां से ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके नलियां इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलने लगते हैं वेन, और ये बीच में जो कनेक्ट करती है इसको बोलते हैं बच्चों कैपिलरी, ठीक है। ये जो कैपिलरी होती है बड़ी पतली होती है, वहां पे बहुत प्रेशर जनरेट होता है जिससे स्क्वीज करके कुछ ब्लड की मात्रा जिसमें प्लाज्मा और कार्पस्कल्स होते हैं वो यहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेस है वहां पे पहुंच जाते हैं। अगर ये बार बार ये निकलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए जो ये लिम्फ होता है, लिम्फ को कलेक्ट करके नलियां छोटी छोटी जाके फिर से मेन वेन में मिल जाती हैं, यानी इस लिम्फ की नली, लिम्फ और लिम्फ की नलियों को मिला के हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे शरीर में होता है जो फाइनली जाके मेन वेन में मिल जाता है और हमारे ब्लड की मात्रा हमेशा जो है वही रहती है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, और एक्सक्रीशन करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 3 लाइफ प्रोसेसेस जिसमें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, ये पॉइजनस होती है, अगर शरीर के अंदर होती है तो इनका निकलना जरूरी है। इनको निकालने का काम करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा आता है अ पेयर ऑफ किडनीज, और किडनी को अगर ध्यान से देखोगे तो बीन शेप की होती है। एक पेयर यूरेटर्स होता है, ये किडनी से निकलने वाली ये नली, एक ये, तो एक पेयर इन 2 यूरेटर्स होता है। ये जाके यूरेनरी ब्लैडर में खुलता है, यूरेनरी ब्लैडर में, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम ये बाहर निकलता रहता है, ठीक है। अगर एक किडनी को और किडनी के स्ट्रक्चर को अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट हम बोल सकते हैं। तो बहुत से मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया, ये जो कैप्सूल की तरह है, इस तरह से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। फिर पहली क्वाइलिंग जो होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। और दूसरी क्वाइलिंग जो यहां पे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हुई है ना, ये आर्टरी आई और बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हो गई है, तो इस क्वाइलिंग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्वाइलिंग ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली यहां पे प्रेशर ज्यादा बन जाए, किसी चीज को ऐड दोगे तो प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा बनने की वजह से यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फिल्टर होकर इसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो छन के इसमें आ जाते हैं, बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, और बाकी जो यूजफुल होते हैं वो यहां इस आर्टरी की मदद से आगे बढ़ते हैं, ठीक बात। अब यहां पे जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ यूजफुल मटेरियल और बहुत ज्यादा पानी इसमें आ जाता है, इस नली में। इस नली में पानी आ जाता है तो इसको वेस्ट ना हो, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो यहां पे वेन्स होती हैं, यहां पे इसके चारों तरफ ऐसे लिपटी होती हैं, तो ये वेन रीअब्सॉर्प्शन करती हैं। जैसे अमाइनो एसिड या कोई यूजफुल मटेरियल है बाहर ना निकल जाए तो उसको रीअब्सॉर्ब करके ये वेन फिर से ले जाके हार्ट के पास पहुंचा देती है, ठीक है। और उसके बाद ये तो इसको, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर ना, इसको हेनलीज लूप बोलते हैं। हेनलीज लूप स्पेशली इसलिए होता है ताकि ब्लड का रीअब्सॉर्प्शन अच्छे से हो सके। उसके बाद ये जो फिल्टर हो गया है, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहां से होता हुआ यूं यहां पर यूरेटर में आके मिल जाएगा। ऐसे बहुत सी नेफ्रॉन्स होती हैं जो आके यूरेटर में मिलेंगी। तो ये एक यूरेटर मैंने बनाया, इसी तरह दूसरी किडनी का भी यूरेटर होगा जैसे यहां पर मैंने दिखाया। तो यहां पे जाके यूरिनरी ब्लैडर में ये मिल जाती हैं।
अब यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बच्चों जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी नाइट्रोजन का बना होता है, तो यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली कहाँ से आ रहे हैं? नाइट्रोजन वाले से आ रहे हैं, और वो हो गया हमारा प्रोटीन, राइट। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को फिनिश किया। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।